भक्ति काल के महान संत रविदास की जयंती पर दिल्ली से वाराणसी तक सियासी पूजा पाठ की होड़ लगी हुई है। क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस और क्या आम आदमी पार्टी सबके सब आस्था में लीन है या प्रदर्शन में लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में संत रविदास के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की, मंजीरा बजाया, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी में पूजा अर्चना करते नजर आए। दलित वोट की आस में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी काशी में संत रविदास के मंदिर में दिखे। संत रविदास के सानिध्य में आकर जैसे पीएम नरेंद्र मोदी भी भक्ति में सराबोर हो गए। महिलाओं की भजन मंडली में पीएम मोदी भी शुमार हो गए। भक्ति से भरी पंक्तियों पर पीएम मोदी ने मंजीरा बजाकर संगीत का सुरताल साधा। ये मौका ऐतिहासिक है इस मायने में कि यहाँ पहली बार किसी प्रधानमंत्री का आना हुआ। पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने मत्था टेका, पूजा अर्चना की और संत रविदास के जरिए समानता का संदेश दिया। रविदास क्या हैं, ये पीएम मोदी ने यहाँ के विजिटर रजिस्टर में लिखकर बताया और समझाया। कहा जाता है कि संत रविदास ने 10 दिनों का एक लंबा प्रवास यहाँ बिताया था। पीएम मोदी को आज चुनावी दौरे पर पंजाब निकलना था, शायद इसलिए वो वाराणसी नहीं जा पाए, लेकिन रविदास के प्रति भक्ति और सम्मान के प्रदर्शन में उन्होंने कोई कमी नहीं होने दी। पंजाब पहुँचे तो वहाँ भी रविदास के लिए श्रद्धा के शब्द थे। संत रविदास जी ने अपने दोहे में क्या कहा है, और उन्होंने ऐसा चाहो, संत रविदास जी ने कहा है, ऐसा चाहूं राज में, ऐसा चाहूं राज में, मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे, छोट बड़ो सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। संत रविदास की जयंती पर ऐसा उत्सव, उमंग और उल्लास भी ऐतिहासिक है। दिल्ली में पीएम मोदी रविदास मंदिर गए, महान संत को नमन किया, तो वाराणसी में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी संत रविदास की वंदना करते नजर आए। संत रविदास की इस जन्मभूमि पर अनुयायियों की भीड़ तो हमेशा ही जुटती है, लेकिन आज बड़े राजनीतिक चेहरों का यहाँ तांता दिखा। राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ आए, दलित संत की देहरी पर नमन किया और लंगर में शामिल होकर आस्था बटोरने की कोशिश की। राहुल और प्रियंका गांधी चुनावी व्यस्तताओं से वक्त निकालकर यहाँ यूं ही नहीं आए थे। पंजाब में दलित वोटरों पर कांग्रेस की उम्मीदें टिकी हैं और संत रविदास दलितों में बेहद ऊंचा दर्जा रखते हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और उनके साथ जो आप देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के लोकल कुछ नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये जो स्थान है, ये जन्म स्थली है संत रविदास जी की, और आज रविदास जयंती के उपलक्ष्य में आप देखिए कि यहाँ पे राहुल गांधी और उनके साथ में जो है वो प्रियंका गांधी पहुंचे हैं। इस मंदिर में पहले भी राहुल गांधी आ चुके हैं और यहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहूंगी दृश्य कि किस तरीके से जो है यहाँ पर जो राहुल गांधी और उनके साथ तमाम जितने कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हुए हैं, साथ में प्रियंका गांधी वाड्रा पिछले साल भी आई थी यहाँ पर, और यहाँ के हम आपको जो है रविदास मंदिर के दृश्य दिखा रहे हैं कि राहुल गांधी और उनके साथ प्रियंका गांधी जो है वो मंदिर में पहुंचे हैं यहाँ पर। राहुल और प्रियंका के आने से पहले पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी यहां पहुंच चुके थे।
चन्नी सुबह 4 बजे पहुंचे, 45 मिनट मंदिर में रहे, कीर्तन में भाग लिया, सत्संग में हिस्सा लिया, श्रद्धालुओं से बात की। गुरु रविदास जी का जन्मदिन है, तो मैं उस संबंध में वाराणसी गुरु का आशीर्वाद लेने आया हूं और मैं आज के इस शुभ दिन पे पूरे जगत को, सब लोगों को गुरु रविदास जी के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम हमेशा सर्वत का भला मांगते हैं कि सबका भला हो, और वही मैंने मांगा है। आपको याद होगा कि संत रविदास की जयंती की वजह से ही पंजाब में मतदान की तारीख 14 फरवरी की जगह 20 फरवरी कर दी गई। उधर दिल्ली सरकार ने भी आज सार्वजनिक छुट्टी घोषित कर रखी है। कुल मिलाकर यूपी से पंजाब तक सबको दलित वोट की दरकार है, इसलिए दलित संत की जय जयकार है। वाराणसी से सुप्रिया भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के सांसद बने हैं, संत रविदास मंदिर का एक तरह से काया पलट हो रहा है और उसका काम तेजी से आगे बढ़ाने में वो लगे हुए हैं। उन्होंने वहां विकास के कामों को अपने एजेंडे में खासा ऊंचा रखा है। बीजेपी की निगाहें पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश तक दलित वोटरों पर भी है। दोनों राज्यों में दलितों की बड़ी आबादी बसती है और उनके समर्थन पर बीजेपी का प्रदर्शन काफी हद तक निर्भर करता है। जब चुनावी बेला हो तो हर तस्वीर के मायने अहम हो जाते हैं। दिल्ली में करोल बाग के विश्राम धाम में पीएम मोदी का आना और भक्ति के सागर में गोते लगाने का मतलब भी आपको बतलाएंगे, लेकिन पहले जरा इन तस्वीरों को देखिए। कहते हैं एक वक्त में इसी मंदिर में संत रविदास विश्राम के लिए रुके थे। 10 दिनों का प्रवास किया था और ये जगह उनके अनुयायियों के लिए बेहद पवित्र बन गई। आज पीएम मोदी पठानकोट आने वाले हैं और पठानकोट की राह पकड़ने से पहले वो दिल्ली के इस मंदिर में आए, संत की प्रतिमा के सामने मत्था टेका, शब्द कीर्तन में भाग लिया और करताल भी बजाया। शायद चुनावी कार्यक्रमों की उलझन थी कि पीएम मोदी खुद यहां आए और योगी आदित्यनाथ संत रविदास की जन्मस्थली वाराणसी पहुंचे। बीजेपी के 2 बड़े चेहरे दलितों के सबसे बड़े आध्यात्मिक गुरु के आंगन में आए, वो भी तब जब पंजाब यूपी में चुनाव चल रहे हैं। पंजाब में बीजेपी पहली बार अपने दम पर चुनाव लड़ रही है। पंजाब में दलितों की आबादी करीब 32% है। पंजाब में बीजेपी के लिए जमीन खोदने वाली चुनौती है, उसे वहां जड़ें जमानी है, नया सिलसिला शुरू करना है। लेकिन यूपी में तो उसका बहुत कुछ दांव पर है। उसी यूपी में जहां दलितों की आबादी 21% के करीब है, जहां विधानसभा में दलितों के लिए 84 सीट आरक्षित हैं। इसलिए ये माना जा रहा है कि संत रविदास के बहाने पंजाब यूपी में दलित वोटों को साधने, संवारने और संभालने का प्रयास हो रहा है। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सदगुरु के विचारों को, सबका साथ, सबका विचार, सबका विश्वास और सबके प्रयास की भावना को जन जन तक पहुंचाने का जो कार्य हो रहा है, उसके पीछे सदगुरु संत रविदास जी की प्रेरणा है। और इस महान संत ने उस कालखंड में काशी की धरती से भक्ति का जो संदेश दिया, वह आज भी हमें एक नई प्रेरणा और नया प्रकाश प्रदान करता है। याद रखिए, बीजेपी यूपी में दलित वोटरों पर निगाहें जमाए बैठी है। लोकसभा चुनाव में दलित वोटरों का एक हिस्सा बीजेपी के समर्थन में गया था और इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता के समाजवादी पार्टी से जुड़ जाने से बीजेपी के लिए चुनौती थोड़ी बड़ी है, क्योंकि दलित वोटरों पर आज भी सबसे बड़ी दावेदारी बहुजन समाज पार्टी की ही मानी जाती है। लखनऊ में अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। अगर पंजाब चुनावों की बात करें तो इस बार दलित फैक्टर चुनाव के केंद्र में है। अब तक यहां की राजनीति में
जट सिख दबदबा साफ नजर आता था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाकर और मुख्यमंत्री बनाकर एक बड़ा दांव चल दिया। दलितों पर लगाए गए इसी दांव को और दमदार बनाने के लिए चाहे जो चरणजीत सिंह चन्नी हो, राहुल गांधी हो या फिर प्रियंका गांधी वाड्रा हो, उन्होंने वाराणसी की तरफ रुख किया और दलितों के शुभचिंतक होने का एक साफ संदेश देने का प्रयास किया। संत रविदास के इस मंदिर पर यूं तो हर साल भीड़ जुटती है, लेकिन इस बार इस भीड़ में वो चेहरे भी हैं जिन्हें अक्सर यहाँ देखा नहीं जाता। चुनावी वैतरणी पार करने की लालसा इस बार इन्हें यहाँ खींच लाई है। पहले चरणजीत चन्नी, फिर राहुल और प्रियंका गांधी संत रविदास के मंदिर आए। सवाल है, इस दौरे का मकसद सिर्फ दर्शन ही करना था या निगाहें कहीं और निशाना कहीं और था? इस सवाल का जवाब जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर संत रविदास कौन थे। संत रविदास एक महान समाज सुधारक थे। उनका जन्म वाराणसी के गोवर्धनपुर गांव में हुआ था। उनके पिता संतोख दास जी जूते बनाने का काम करते थे। उन्होंने कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई, छुआछूत का विरोध किया। अपनी बुलंद लेखनी से उन्होंने ब्राह्मणवाद का मुखर विरोध किया। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में रविदास के अनुयायियों की बड़ी तादाद है। दुनिया भर में रविदास के 22 लाख से ज्यादा अनुयायी हैं। 15 लाख से ज्यादा अनुयायी पंजाब में रहते हैं। अनुयायियों की यही ताकत नेताओं को संत रविदास के दर पे खींच लाई है। और पंजाब में तो इस बार कांग्रेस की चुनावी नैया ही दलित वोटरों के आसरे है, जिनमें बड़ी संख्या रविदास के अनुयायियों की है। कांग्रेस ने दलित चेहरा चन्नी पर बड़ा दांव खेला है। सिद्धू को दरकिनार कर चन्नी को सीएम उम्मीदवार का चेहरा बनाया है। चन्नी उसी दलित राजनीति को आगे बढ़ाते हुए संत रविदास के दर पे पहुंचे हैं। दरअसल पंजाब में वोटरों का ताना बाना कुछ ऐसा है कि दलितों को नजरअंदाज करके दाल गला पाना नामुमकिन है। पंजाब में दलितों की आबादी करीब 32% है। सिख दलित 19.4%, हिंदू दलित 12.4% हैं। देश में दलितों की सबसे ज्यादा आबादी पंजाब में ही बसती है, लेकिन अभी तक दलित चेहरे पर दांव लगाने का जोखिम कोई पार्टी मोल नहीं ले पाई थी। कांग्रेस ने इस बार रास्ता बदला है। कांग्रेस ने रास्ता तो बदल लिया, अब मंजिल पाने की जद्दोजहद में संत रविदास के दरवाजे पर दंडवत होने का ये सिलसिला है, जिसमें राहुल, प्रियंका और चरणजीत सिंह चन्नी को आप देख रहे हैं। वाराणसी से सुप्रिया भारद्वाज के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़ आज तक। हाईवे पर हादसा, मौत और जांच। पंजाबी एक्टर और सिंगर दीप सिद्धू की कल एक सड़क हादसे में मृत्यु हो गई। दीप सिद्धू और उनकी मित्र रीना रॉय केपीएम एक्सप्रेसवे पर सफर कर रहे थे। बताया जा रहा है कि इसी दौरान उनकी स्कॉर्पियो गाड़ी पीछे से एक ट्रक से जा टकराई। रीना रॉय इस हादसे में बाल बाल बच गई। रफ्तार के सफर में खौफनाक हादसा। केएमपी एक्सप्रेसवे पर मौत की टक्कर। पंजाबी स्टार दीप सिद्धू के साथ क्या हुआ? एक्सप्रेसवे की दोनों सड़कों के बीचों बीच खड़ी ये स्कॉर्पियो गाड़ी और इसकी चूर चूर हालत बता रही है कि टक्कर कितनी भीषण रही होगी। सामने की ओर खड़े भारी भरकम ट्रक के पिछले पहिए भी टेढ़े हैं और बताया यही जा रहा है कि इसी ट्रक से ये स्कॉर्पियो गाड़ी पीछे की ओर से तेज रफ्तार में जा टकराई। इस गाड़ी को पंजाबी एक्टर और सिंगर दीप सिद्धू चला रहे थे। ये वाकया मंगलवार रात 8 बजे के आसपास का है। दीप सिद्धू और उनकी एनआरआई गर्लफ्रेंड रीना रॉय
गुरुग्राम से भटिंडा जा रहे थे। केएमपी एक्सप्रेस वे पर खरखौदा के पास उनकी गाड़ी के सामने एक बड़ा ट्रक चल रहा था। न जाने क्या हुआ कि सिद्धू की गाड़ी ट्रक के पिछले हिस्से के एकदम नजदीक पहुंच गई। ऐन मौके पर दीप सिद्धू ने ट्रक से बचने की कोशिश की, लेकिन ड्राइविंग सीट वाली तरफ से उनकी गाड़ी ट्रक से बुरी तरह टकरा गई। गाड़ी के एयर बैग तो खुले, लेकिन सिद्धू की तरफ वाला एयर बैग फट गया। राइट साइड है जिधर ड्राइवर यानी दीप सिद्धू जो कि गाड़ी चला रहे थे, वो हिस्सा पूरी तरीके से डैमेज हुआ है। आप ये देखिए, यहाँ पर जो एयर बलून जो खुला, लेकिन वो पूरी तरीके से फट गया क्योंकि इंपैक्ट इतना ज्यादा था। आप देखिए जो पूरा हिस्सा है गाड़ी का, वो पूरी तरीके से डैमेज हो गया। जिस वक्त ये हादसा हुआ, दीप सिद्धू की गर्लफ्रेंड रीना राय आगे वाली सीट पर नींद में थी। यानी टक्कर के पहले और टक्कर के वक्त क्या हुआ, उन्हें कुछ भी नहीं पता। उन्हें होश तब आया जब एयरबैग के नीचे से लोगों ने उन्हें बाहर निकाला, लेकिन उनके बाजू में दीप सिद्धू वाली सीट का एयरबैग चिथड़े चिथड़े हो चुका था। दरअसल टक्कर से स्कॉर्पियो का ड्राइविंग सीट वाला हिस्सा पूरी तरह दबकर पीछे आ चुका था, जिसकी वजह से एयरबैग भी सिद्धू की जान नहीं बचा पाया। जो चादर है देखिए स्कॉर्पियो की ये चादर है, ये पूरी की पूरी ड्राइविंग सीट पे यानी सर के पास आई है और पूरी तरह से ड्राइविंग सीट पे चिपक गई है। यानी सीने से ऊपर का जो हिस्सा था वो इस चादर से टकराया है। हादसे के तुरंत बाद केएमपी पर मौजूद एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गई। दीप सिद्धू को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उनकी सांसें पहले ही थम चुकी थी। हमारा इनिशियल एग्जामिनेशन जो मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर रवि डांगी ने किया और उसके बाद जैसे बॉडी को मैंने भी देखा तो ऐसा ही लग रहा था कि वो हेड इंजरी इज द रीजन फॉर हिज डेथ थे और उनको क्लियर विजिबल वुंड फोरहेड पे थे और ब्लीडिंग थ्रू हिज ईयर्स एंड नोज इट वाज प्रेजेंट। आज सुबह सोनीपत के अस्पताल में 3 डॉक्टरों की टीम ने दीप सिद्धू के शव का पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी करवाई गई है। फॉरेंसिक टीम ने मौके की जांच की है। हादसे को लेकर ट्रक ड्राइवर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस के मुताबिक ये मामला लापरवाही से गाड़ी चलाने का हो सकता है। ये लगभग गुड़गांव से निकले हैं और 7:15 बजे इन्होंने केएमपी पर ये आए हैं। बादली पॉइंट है जो केएमपी का, वहाँ से इन्होंने केएमपी को लिया है और जिस पॉइंट पर एक्सीडेंट हुआ है ये लगभग आधे या 35 मिनट का रन है। तो 7:50-55 पर जो उनके साथ को पैसेंजर थी उनकी पहली कॉल हुई है। तो ये हम कह सकते हैं कि लगभग 7:50-7:55 के करीब ये एक्सीडेंट हो गया था। यानी फाउल प्ले के कोई चांसेस अब तक पुलिस को नहीं मिले? हमारी इन्वेस्टिगेशन में अभी तक हमें कोई भी फाउल प्ले का नहीं लगा है। हमें ये एक टिपिकल जो रोड साइड एक्सीडेंट है वो ही हमारी इन्वेस्टिगेशन में अभी तक आया है। रीना राय फिलहाल अस्पताल में हैं। दीप सिद्धू की मौत से वो सदमे में हैं। पुलिस को हादसे के बारे में उनसे कई सवालों के जवाब लेने हैं, लेकिन रीना अभी किसी से बातचीत की हालत में नहीं है। दीप सिद्धू पंजाबी फिल्मों के जाने माने एक्टर थे, लेकिन किसान आंदोलन के दौरान वो देश भर में चर्चित हो गए। पुलिस ने उन्हें लाल किला हिंसा का आरोपी बनाया था और वो 70 दिन जेल में भी रहे। फिलहाल वो जमानत पर बाहर थे। सोनीपत से तंसीम हैदर और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। रीना राय और दीप सिद्धू दोनों एक दूसरे के बेहद करीब समझे जाते थे। सोशल मीडिया पे दोनों की ही पोस्ट और तस्वीरें इस बात को बयां करती हैं कि दोनों काफी निकट थे एक दूसरे के। इसी के चलते वैलेंटाइन डे के मौके पर रीना राय अमेरिका से भारत आई थी, लेकिन ये जो प्रेम कहानी है ये एक ही झटके में खत्म हो गई। परवान चढ़ती एक प्रेम कहानी प्रेम के पर्व के दिन ही हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। रीना ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस वैलेंटाइन डे के लिए वो अमेरिका से हिंदुस्तान जा रही हैं, वो दिन उनके जिंदगी की सबसे दुख भरी याद में तब्दील होने जा रहा है। वैलेंटाइन डे के ठीक अगले दिन रीना और सिद्धू गुरुग्राम से भटिंडा के लिए निकले थे, लेकिन केएमपी एक्सप्रेस वे पर उनकी मोहब्बत का सफर एक जोरदार टक्कर से सेकंड भर में थम गया। इस भयानक हादसे में रीना राय की जान तो बच गई, लेकिन उनकी प्रेम कहानी का दुखद अंत हो गया।
जो ऊपर की ओर नजर आ रहा है, जहां रीना राय बैठी हुई थी, वो एयर बैग जो है वो देखिए वो खुलने के बाद पूरा खुला है। उसके बाद वो उसकी और उन्होंने सीट बेल्ट भी लगा रखी थी, जिससे उनको लेफ्ट साइड में बैठी हुई उनको बिल्कुल भी जरा भी ज्यादा खरोचे नहीं आई और उनको प्राथमिक उपचार के बाद जाने दिया गया। ठीक एक दिन पहले यानी वैलेंटाइन डे के दिन रीना ने ये तस्वीरें अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डाली थी और इनके जरिए एक दूसरे के लिए अपनी मोहब्बत का खुलकर इजहार किया था। दीप सिद्धू ने 2015 में पंजाबी फिल्मों में एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। उनकी पहली फिल्म धर्मेंद्र प्रोडक्शन की रमता जोगी थी, जबकि रीना राय ने म्यूजिक वीडियो से अपने करियर की शुरुआत की थी। 2017 में वो मिस साउथ एशिया भी रहीं और 2018 में उन्होंने फिल्म रंग पंजाब से एक्टिंग करियर शुरू किया। पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ाव के चलते दीप और रीना एक दूसरे से मिले और दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। लाल किले हिंसा में आरोपी बनाए जाने के बाद दीप सिद्धू पर खुद को बेगुनाह साबित करने की चुनौती थी। इस दौर में रीना उनके साथ खड़ी रहीं। दीप सिद्धू ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये बात खुलकर रखी थी और रीना को इसके लिए शुक्रिया भी कहा था। रीना राय अमेरिकी नागरिक हैं। रीना 13 फरवरी को ही अमेरिका से हिंदुस्तान आई थी। 14 फरवरी को फिल्म से जुड़े एक कार्यक्रम के लिए रीना और सिद्धू गुरुग्राम में थे और 15 फरवरी को दोनों भटिंडा के लिए निकले थे। तभी ये हादसा हो गया। गाड़ी एक्सीडेंट हुई थी तो मेरी गाड़ी पीछे थी, मैंने गाड़ी अपने आगे लगाई, ट्रक वाले को नीचे उतारा तो उनके फोन से मैंने 112 पे फोन किया था, तो 112 वालों ने एम्बुलेंस भेजी 15 मिनट बाद। 15 मिनट के बाद एम्बुलेंस आई। उससे पहले मैंने लड़की को बाहर निकाला, फुटपाथ पे लेटा दिया था, उसको बात कर रही थी वो, तो उन्होंने बताया, उन्होंने मुझे एक नंबर दिया दीप सिद्धू सर का, उनके भाई का नंबर था वो। मैंने उन पर कॉल किया तो उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली से कोई बंदा भेज रहा हूँ। मैं मार्केट में कोई सब्जी वगैरह ले रहा था, दिल्ली इनके भाई का फोन आ गया, मनदीप सिंह, ठीक है ना, इनके चाचे के लड़के लगते हैं, क्योंकि रंजीत सिंह तू दिल्ली रहता है, हम पंजाब में पास में, सबसे पहले तू पहुंच, एक्सीडेंट हो गया है। तो अभी मैं आधे रास्ते पहुंचा ही ताकि बच्चों का फोन आ गया कि पापा, मेरे बेटे का, कि पापा डिक्लेयर हो गए, दीप से मतलब एक्सपायर हो गए। सूत्रों का दावा है कि रीना राय ने शुरुआती पूछताछ में इस घटना को हादसे का नतीजा बताया है, लेकिन दीप सिद्धू के परिवार को लगता है कि हादसे के पीछे कोई साजिश है। इनका दावा है कि जिस तरह से ड्राइविंग सीट वाला एयरबैग फटा वो सामान्य बात नहीं है। सीट बेल्ट लगी हुई हो तो आदमी का जो माउथ है वो पिछली तरफ चला जाए, सीट के ऊपर से पलट जाए, ये मुमकिन नहीं है। वो जो कंडीशन है बॉडी की उसमें जो मिली है, उससे लगता है मैं कुछ है इसमें। नेचुरली एक्सीडेंट होया है या कोई कारण है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ है, ये बारे कोई ਦੱਸਿਆ नहीं जा सकता। तो खैर साजिश नहीं होगी, किसकी होगी कि हाईवे पर चलते हुए किसको पता है, वो तो शायद पीछे से गाड़ी, वो उन्हीं की गाड़ी टच हुई होगी, बात कर रहे होंगे उसमें, तो वो एक्सीडेंट है। एक्सीडेंट में तो कौन किसको करता है, फिर ये तो जांच का सब्जेक्ट है। परिवार वालों के शक को देखते हुए फॉरेंसिक टीम ने मौके की बारीकी से छानबीन की है, हर संभव सुराग जुटाया है और पुलिस कह रही है कि अगर साजिश का कोई पहलू है तो वो भी बेनकाब होगा। बादली से केएमपी पर चढ़े हैं, 7:15 के आसपास वो सीसीटीवी फुटेज हमें प्राप्त हो गई है। सर कुछ बताओ, देखिए वो अभी हमारी टीम उनसे पूछताछ कर रही है, क्योंकि उनका ट्रीटमेंट प्राइमरी कंसर्न था, तो उसकी पूछताछ के बाद जो भी आएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद दीप सिद्धू का शव परिवार के हवाले कर दिया गया है। लुधियाना में उसके गांव में मातम पसरा है। सोनीपत से पवन राठी, तंसीम हैदर और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। रुख करते हैं दूसरी बड़ी खबर का। क्या यूक्रेन को लेकर रूस ने अपनी रणनीति में कोई परिवर्तन किया है? क्या पश्चिमी देशों की धमकी के बाद हमले की तरफ बढ़ते रूस के कदम पीछे अब हट रहे हैं, या फिर रूस की ये एक स्ट्रैटेजी है? व्लादिमीर पुतिन, रूस के राष्ट्रपति, एक सोची समझी रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं। अटकलें तेज थी कि आज सवेरे रूस यूक्रेन पर हमला कर देगा, लेकिन उल्टा हुआ। रूस ने यूक्रेन सीमा से अपने कुछ सिपाही पीछे बुला लिए हैं। रूस के मुताबिक युद्ध की अटकलें केवल पश्चिमी देशों का प्रोपेगेंडा मात्र था, प्रोपेगेंडा का हिस्सा था।
क्या टल गया रूस यूक्रेन का महायुद्ध? क्या यूक्रेन के पक्ष में पश्चिम की मोर्चाबंदी ने पुतिन का बदला इरादा, या सिर्फ तारीख बदली लेकिन युद्ध होकर रहेगा? यूक्रेन की सीमा पर रूसी संहारक हथियारों की धाए धाए के बीच पूरी दुनिया आज यूक्रेन में सूरज निकलने का इंतजार कर रही थी। आशंका इस बात की थी कि कीव के आसमान में सूरज चमकते ही यूक्रेन पर रूसी मिसाइलों और बमों की बौछार शुरू हो जाएगी। लेकिन सारी आशंकाएं गलत साबित हुईं। अलबत्ता रूसी राष्ट्रपति ने साफ कह दिया है कि वो जंग नहीं चाहते। यही नहीं, रूसी रक्षा मंत्रालय ने भी कह दिया है कि रूसी फौज के कुछ टुकड़ियां अपने ठिकाने की ओर लौट रही हैं। हालांकि मंत्रालय के बयान में ये नहीं बताया गया है कि कितने सैनिक वापस लौट रहे हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने ये कहते हुए पश्चिमी देशों पर तंज कसा कि 15 फरवरी 2022 का दिन इतिहास में दर्ज हो जाएगा, क्योंकि पश्चिमी देशों का युद्ध का प्रोपेगेंडा नाकाम हो चुका है। हमारी ओर से बगैर कोई गोली चले वे शर्मसार और ध्वस्त हो चुके हैं। दरअसल रूस यूक्रेन सीमा पर पिछले हफ्ते भर से तनाव कायम है। यूक्रेन से लगती सीमा के 3 तरफ रूस ने अपने 1.5 लाख सैनिकों को तैनात कर जबरदस्त युद्धाभ्यास शुरू कर दिया था। रूस के इस जंगी अभ्यास से यूक्रेन पर हमले की अटकलें शुरू हो गई। तनाव इस हद तक पहुंचा कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने 16 फरवरी की सुबह हमले की तारीख भी निकाल दी। यही नहीं, यूक्रेनी राष्ट्रपति ने इससे मिलती जुलती आशंका जाहिर की थी। From the beginning of this crisis, I have been absolutely clear and consistent. The United States is prepared no matter what happens. We are ready with diplomacy to be engaged in diplomacy with Russia and our allies and partners to improve stability and security in Europe as a whole. And we are ready to respond decisively to Russian attack on Ukraine, which is still very much a possibility. हमले की आशंका प्रबल हुई तो अमेरिका, ब्रिटेन और दूसरे यूरोपीय देशों ने रूस को धमकाना शुरू कर दिया। अब इन धमकियों का असर हुआ या रूस ने अपनी रणनीति बदल ली, ये तो पुतिन ही बेहतर जानते होंगे। लेकिन पुतिन का बयान आया कि रूस जंग नहीं चाहता और वो यूक्रेन को नेटो में शामिल होने से रोकने के लिए बातचीत के रास्ते पर ही भरोसा करेगा।